विटामिन डी की अगर कमी हो, अगर इस जो कमी डॉक्टर अगर पेशेंट में हो, तो क्या ये खतरनाक हो सकती है इस कोविड के टाइम में? तो हमारे साथ आज डॉक्टर हरपाल सिंह सहली जी जुड़े हैं। ही इज MBBS MS प्रोफेसर, यूनिट हेड एंड सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन DMC लुधियाना से। सो उनका स्वागत करते हैं। हेलो डॉक्टर हरपाल जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। सो डॉक्टर हरपाल जी, जैसे हमने कहा है कि लगातार कहा जा रहा था, हम पिछले साल से सुन रहे हैं जब से ये महामारी जो है देश भर में आई है, कि विटामिन सी का जो हमें है खासकर ध्यान रखना चाहिए। पर विटामिन तो हर एक इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो विटामिन डी की अगर कमी हो किसी पेशेंट में या फिर एक आम इंसान में, तो वो कितना खतरनाक है कोविड में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है जी आपका, क्योंकि बहुत लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे थे कि बहुत टू दिस एक्सटेंट कि कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि बहुत नाजायज विटामिन डी दिया जा रहा है जी कोविड के दौरान। पर अब स्टडीज आ चुकी हैं और हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है जी कि फर्स्ट जिन पेशेंट्स में विटामिन डी पूरा है उनमें कोविड की इन्फेक्शन कम पाई गई है। दूसरी चीज, जिन लोगों को कोविड हुआ उनको भी विटामिन डी के एनालिसिस किए गए जी। जो पेशेंट में माइल्ड डिजीज थी उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कम थी, ओके, या नहीं थी जी जी। और जो पेशेंट सीरियस आईसीयू में गए उनमें जो परसेंटेज थी ऑफ द पेशेंट्स विद विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड सीवियर डेफिशिएंसी वाज वेरी हाई। और ये भी पाया गया, सिर्फ यहां तक नहीं, कि जो मीन वैल्यूज थी जी वो आईसीयू वाले पेशेंट्स की बहुत कम थी। ओके। एंड अब इन्होंने रिसर्च ने भी ये प्रूव कर दिया है कि विटामिन डी जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है जी। पर ये रिसर्च अभी यहां तक नहीं पहुंची। किसी एक बंदे का ये भी सजेशन था कि आप सारी पॉपुलेशन का विटामिन डी करके उनको सप्लीमेंट कर दीजिए ताकि सीरियस डिजीज हो ही ना। लेकिन इसका भी लेवल ऑफ एविडेंस वहां तक नहीं पहुंचा है कि हम ये कहें कि सबका विटामिन डी करके हम सबको पूरा कर दें। बट मेरी ये सजेशन होगी कि हम विटामिन डी डेफिशिएंसी अवॉइड करें जहां तक हो सकती है जी। तो ये पेशेंट्स में क्या देखी जा रही है, जो कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, कि उनमें डेफिशिएंसी है विटामिन डी की? और एक ये शिकायत बहुत रहती है कि हमारी बॉडी जो है बहुत पेन रहती है, बदन में दर्द रहती है, तो इसका क्या कारण है? देखिए जी, जो विटामिन डी है वो हमारे सारे मसल्स और बोन्स के एक्शंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी में कैल्शियम किस तरफ को चलना है, कितना चलना है, कैसे चलना है, वो सारा वो विटामिन डी के माध्यम से कंट्रोल होता है जी। इट्स अ इंटरमीडिएट मैसेंजर फॉर दिस, ठीक है ना, अगर टेक्निकल टर्म में कहें हम जी। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो बॉडी का सारा जो इंटरनल बैलेंस है वो कह सकते हैं कि हिल जाता है या बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो उसके कारण जो हमारे मसल्स हैं वो एक तो पूरा काम नहीं कर पाते और वो दूसरा जल्दी थक जाते हैं काम करने से। ओके। तो मेन सिम्टम्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्या कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की कमी आ रही है? ये डिपेंड करता है जी पेशेंट का एज ग्रुप क्या है और पेशेंट की हेल्थ कैसी है। ज्यादातर हमारे पास अगर आप कह लें कि मिडिल एज 40-45 पे आते हैं जो यंग पेशेंट्स हैं जी। तो जो अगर फीमेल होगी, कोई हाउसवाइफ है, तो वो कहेगी सर मेरा काम करने की कैपेसिटी कम हो गई है। शी विल कन्वे कि मेरे दर्दें रहती हैं जी, बाजू में भी दर्द है, फोरआर्म में भी पेन है, थाइस भी दुखती हैं, काफ मसल जिसको हम पंजाबी में पिनिया बोलते हैं, जो नी के नीचे का रीजन होता है, काफ रीजन होता है जी जी। वहां पे दर्द होती है। जब इतनी जगह पे एक ही सारी चीजें दर्द कर रही हैं और पेशेंट की जनरली कंप्लेंट हो गई, डॉक्टर साहब आगे मैं किचन में 3 घंटे 4 घंटे आराम से काम करती थी, अब 2 घंटे के बाद मैं थक जाती हूँ, जी जी, मेरे को लेटना पड़ता है। ठीक है, कोई बच्चा आएगा जो ग्रोइंग एज का है, उसके कोई ना कोई बो लेग्स हो जाएंगी, या मदर की होगी ये खेलता नहीं, खेलते हुए गिर जाता है जी। तो दैट काइंड ऑफ कंप्लेंट। एल्डरली पॉपुलेशन जो होगी, जो 65-70 है,
तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब अब मेरे से चला नहीं जाता, पहले मैं सैर कर लेता था 4 किलोमीटर या पार्क के 10 चक्कर लगाता था, अब 6 ही लगते हैं, मेरे से लगते नहीं है जी। और टांगे बहुत दुखती है, रात को नींद खुल जाती है मेरी टांगों में दर्द के कारण। सो डॉक्टर हरपाल, इसकी कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? क्या चीजें हमें खानी चाहिए, कैसी डाइट रखनी चाहिए? देखिए इसका जो ये तो फ्री में मिलने वाला विटामिन डी है, विटामिन है, जो हमारे हिंदुस्तान में तो कभी कमी होनी नहीं चाहिए। उसका कारण है ये धूप से मिलता है और धूप की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। बट द प्रॉब्लम इज कि हम जो अगर हम एफ्लुएंट क्लास में चले जाएं, जो अमीर लोग हैं, तो वो सारा दिन अपने वो सनस्क्रीन लगा लेते हैं जिससे सन रेज अब्सॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी। राइट। दूसरा कि हम लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं कि हमारी सन को एक्सपोजर, द परसेंटेज ऑफ द बॉडी एरिया जो एक्सपोज टू द सन है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिससे हम बना नहीं पाते। दूसरा है एक खाने का भी है, अगर हम ऑयल बेस्ड चीजें बिल्कुल ही डाइट से निकाल देंगे टोटली जी, तो क्योंकि विटामिन डी इज ऑयल सॉल्युबल विटामिन, तो वो उन्हीं के माध्यम से आएगा हमारे पास। ओके। तीसरी है जो हमारे चल पड़े हैं जी आजकल फास्ट फूड्स वगैरह हैं, बच्चे बैलेंस डाइट खाने की जहमत नहीं करते जी। दे आर मोर टुवर्ड्स फास्ट फूड बिल्कुल। एंड टुवर्ड्स टेस्ट। तो इन सारी चीजों को है, अगर हम अब चले कि वापस पूरा कैसे करना है, तो आज की डेट में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। ओके। बड़ी सेफ प्रेपरेशंस हैं, बड़ी टेस्टी प्रेपरेशंस हैं जो छोटा बच्चा भी ले लेता है, तो उससे हम पूरी कर सकते हैं विटामिन डी। जी, आजकल वैक्सीनेशन जो है वो हर कोई लगा रहा है, तो क्या वैक्सीनेशन के बाद ये कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारी बॉडी में बहुत पेन रह रही है, हम थकावट हो रही है, हमारी बाजू बहुत पेन कर रही है, तो जब वैक्सीनेशन एक शख्स लगा लेता है तो उसके बाद क्या सावधानी उसको बरतनी चाहिए? मैं पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने क्वेश्चन उठाया, नहीं तो मैंने एंड में इसके बारे में बोलना था जी। मेरी हाथ जोड़ के सबको बेनती है कि प्लीज वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मैं 4th जनरेशन डॉक्टर हूं, मेरे घर में सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, इंक्लूडिंग माय मदर, मेरे माताजी जो कि 85 इयर्स ओल्ड है, वो भी डॉक्टर है। अब कोविड के कारण उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी थी जी। राइट। 19 साल से लेके 85 ईयर ओल्ड तक मेरे घर में मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और सबने वैक्सीन लगवाई है। इंडियन वैक्सीन आर वेरी सेफ और ये जरूर लगवाइए बिकॉज, और उसके बाद अगली बात मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरे घर में हम 4 लोगों को कोविड हो चुका है एंड इट वाज अ वेरी माइल्ड डिजीज। भगवान की बहुत दया थी, बहुत माइल्ड डिजीज हुई, हम सारे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो गए घर में बैठे बैठे। सो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, पहली चीज। दूसरी आपने बात करी कि लोगों को दर्द होती है या एक दिन दिक्कत होती है, तो मैं इसकी एक ही बात कहूंगा, जिन लोगों के बच्चे हैं जी, उन सबको अपना एक्सपीरियंस याद होना चाहिए। जब छोटे बच्चे की हम वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं, डीपीटी का टीका लगता है या दूसरे टीके लगते हैं, तो डॉक्टर पहले ही बताता है जी बच्चा एक दिन क्रैंकी रहेगा आपका। तो ये भी तो एक वैक्सीनेशन ही है ना, जैसे बच्चे की डीपीटी की वैक्सीनेशन होती है, ऐसे अडल्ट्स में कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है। ऑब्वियसली जब हम कोई भी वैक्सीनेशन करते हैं, डिजीजेस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन होती हैं, थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन, थोड़ा सा बॉडी का रिएक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल होता है और वो मैनिफेस्ट ऐसे करता है कि उसके लक्षण ये आते हैं कि कभी बॉडी दुखती है, शरीर दुखता है, चलने को दिल नहीं करता या थोड़ा सा फीवर होता है। बिल्कुल। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जिस दिन मैंने टीका लगाया था, आई लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो मेरे को सीढ़ियां चढ़नी मुश्किल लग रही थी जी, पर मेरे को कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मैं नेक्स्ट डे थोड़ा अपना वर्किंग लाइट रखी एंड आफ्टर दैट 24 आवर्स मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जी डॉक्टर हरपाल, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब आपने फर्स्ट डोज लिया या आपने वैक्सीनेशन लगवाई, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आई आपको थोड़े टाइम के लिए, बट आप ठीक हो गए। पर जहां बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने वैक्सीनेशन लगवा ली है, थोड़ा टाइम उनको सही फील हो रहा है, पर उसके बाद 2-3 दिन तक उनको जो है थोड़ा थोड़ा फीवर भी रह रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें जो पेन हो रही है बॉडी में, या उनकी कई दिन तक तो आम ही पेन होती रहती है जिस आम पे इंजेक्ट किया गया होता है वैक्सीनेशन। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इन चीज़ों से जो है वो जल्दी रिकवर कर ले?
कोई ऐसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है जी। मेरी सिर्फ दो ही गुजारिश है कि पहली चीज, आप पहले ध्यान रखें, अपना टेम्परेचर वगैरह चेक करें बिफोर गोइंग टू द वैक्सीनेशन सेंटर। अपना बुखार चेक करो कि आपको पहले ही बुखार ना हो या आपको पहले ही कोई कोविड के लक्षण ना हो, जैसे खांसी, जुकाम या सूखी खांसी हो या छाती में कोई तकलीफ हो। अगर वो है तो आप पहले अपना चेकअप करवाएं, फिर वैक्सीनेशन करवाएं। जी। दूसरी चीज, जो दर्दें हैं अगर 1 या 2 दिन रहती है, कोई बड़ी दवाई लेने की जरूरत नहीं। घर में क्रोसिन की गोली होती है या पैरासीटामोल की गोली होती है, वो बहुत सारे नामों पे आती है, तो आप एक गोली पानी से ले सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी दवाई कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ती और ना लेनी चाहिए जी। और अगर बाजू में आपके दर्द है, अगर बाजू में आप अपना ऑब्जर्व करिए, अगर वहां पे कोई सोजिश नहीं है, रेडनेस नहीं है, तो उसकी कोई घबराने की बात नहीं। 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाएगी जी। अगर रेडनेस है तो प्लीज अपने वैक्सीनेशन सेंटर से दोबारा संपर्क करें या किसी डॉक्टर से संपर्क करें। जी। अगर किसी को हार्ट या हाइपरटेंशन की दिक्कत है, कोई उसका मरीज है, तो वो जब वैक्सीनेशन करवाता है तो उसके बाद वो किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए या जरूरी है किन बातों का ध्यान रखना? हमारे यहाँ जी कितने ही मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको दवाइयां भी चल रही थी, उन सब ने अपना टीकाकरण करवाया अपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के। जी। एक एहतियात की इस्तेमाल करना बेहतर होगा। तो मेरी यही सजेशन होगी सबसे कि जिनको कोई स्पेशल कंडीशन है, जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, एक बार उससे बात करके, संपर्क करके, क्लियरेंस लेके फिर वैक्सीन लगवाएं। जी। अदरवाइज हार्ट पेशेंट को लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, सबकी हमने लगवाई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। जी। एक ये डिसीजन लिया गया है कि जैसे फर्स्ट डोज के बाद अब ज्यादा हफ्ते बढ़ा दिए गए हैं सेकेंड डोज के लिए, तो उसके पीछे डॉक्टर हरपाल क्या रीजन है कि अभी इतना ज्यादा गैप क्यों कहा गया है? देखिए, ये ना कोविड एक ऐसी चीज है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल। तो जैसे जैसे डाटा वापस आ रहा है हमारे साइंटिफिक बॉडीज के पास, वो उस डाटा को एनालाइज करते हैं, तो जो उनको चीजें नहीं पता लगती हैं, वो गाइडलाइंस को हम, जिसको कहते हैं हम डायनेमिकली या प्रोएक्टिवली हम गाइडलाइंस को चेंज कर रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है अगर हम गाइडलाइंस चेंज कर रहे हैं। इसका सिर्फ यही है कि हमें जैसे जैसे नया डेटा हमारे पास वापस आ रहा है, अगर वो शो कर रहा है कि 8 हफ्ते पे बेटर इंप्रूवमेंट आई, पहले मेरा जैसे 4 हफ्ते पे लगा था, बिल्कुल, जब मेरी वाइफ की टर्न आई तो तब 6 वीक्स कर दिया इन्होंने। ओके। तो उसमें जो वो डेटा दे रहे हैं, जो रिसर्च आ रही है, इट इज फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल एंड इट इज, वो सबके फायदे के लिए आ रही है। मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि 12 हफ्ते पे लगवाओ, ये नहीं कहा कि आप 6 हफ्ते पे नहीं लगवा सकते। ओके। ये लोगों का इंटरप्रेट करने का जरिया जो है ना, खुद ही साइंटिस्ट बन के उसको अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करना जी, वो ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। एंड वी शुड, मेरी यही सबसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने डॉक्टर्स पे, अपनी जो साइंटिफिक बॉडीज है उन पे विश्वास रखिए, वो सब आपके लिए ही काम कर रहे हैं। जी। एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे गैप होता है फर्स्ट डोज का और सेकंड डोज के बीच में, तो क्या ये बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए इतना गैप रखा जाता है कि अगला जो डोज है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने कहा, आपने एग्जांपल भी दी कि बच्चे को भी जब लगता था ये कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया जाता था, तो वो थोड़ा सा माइल्ड सा फीवर रहता था या फिर थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा जो हुआ होता है या थोड़ा सा ये चीज़ें जो दिक्कत देती हैं, तो यही चीज़ें हम अपनी देख रहे हैं कि फर्स्ट वैक्सीन लग रही है तो फीवर हो रहा है या फिर बॉडी थोड़ी सी जो है वो टायर्ड रह रही है, तो क्या ये सेकंड डोज के लिए प्रिपेयर करने के लिए इतना गैप दिया जाता है? नॉट एग्जैक्टली जी कि प्रिपेयर करना है, लेकिन इसका एक समझिए, जैसे हम बच्चों को डीपीटी भी लगती है तो 3 डोजेस लगती थी जी। हमारे हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है तो उसके भी बूस्ट, इनको हम सेकेंड डोज एंड बूस्टर डोज बोलते हैं। ओके। सो जो बॉडी में पहली बार हमने एक स्टैंडर्ड मात्रा में एक एंटीजन या उसका कोई प्रोटीन हम बॉडी में डाल सकते हैं जी, जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है, एक स्पेशल तरह के प्रोटीन करती है जो वायरस से लड़ पाता है। तो पहली बारी जितनी हमने डोज दी उससे एक बॉडी ने रिस्पॉन्स दे दिया, बॉडी को अब बॉडी के रिकॉर्ड में आ गया कि जब ये ऐसा कुछ आएगा तो मैंने रिस्पॉन्ड देना है।
ओके। मैंने रिस्पॉन्स करना है इसका। जी। तो वो बॉडी का एक तरह कह लीजिए एक मेमोरी बन गई बॉडी की। जब हम सेकेंड डोज देते हैं तो बॉडी की मेमोरी पूरी एक तरह से कह लीजिए छप जाती है और बॉडी पूरा जबरदस्त रिस्पॉन्स देती है उसको। जब 2 के बाद बॉडी की मेमोरी पूरी कंप्लीट हो गई तो जब वायरस आएगी तो बॉडी उसको अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी। ओके। एक ही बारी में ज्यादा मात्रा देने से कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकती है, रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं आएगा। जी। छोटी छोटी डोज करके हम जब 2 या 3 बारी देते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, एंटीबॉडी लेवल्स हायर हो जाते हैं उससे। ओके। सो डॉक्टर हरपाल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो उम्र दराज लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, उनको ऑब्वियसली जो है ये दिक्कतें बहुत रहती है। विटामिन डी की शिकायत काफ़ी रहती है कि डेफिशिएंसी कम हो चुकी है, हड्डियां बहुत उनकी वीक हो जाती हैं। तो उनको इस समय में जहां कोरोना काल चल रहा है तो किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उनको खास डाइट जो है उनको लेनी चाहिए इस टाइम पे? देखिए जी, एक तो बैलेंस डाइट इज दी मतलब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एज ग्रुप। जी। खास करके जब हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो चुका है, पेंडेमिक में हम लोग घर में सीमित हैं, तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। दूसरा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जिसमें हम जोड़ों को पूरी अपनी जितनी उनकी क्षमता है उतना चलाते हैं अपने विद इन पेन फ्री रेंज कहते हैं हम लोग, जिसमें दर्द ना हो मेरे को। जी। तो पूरे हाथ चलाने हैं, पूरी कूनियां चलानी है, शोल्डर की कंधे की वर्जिश होनी चाहिए, नीज की वर्जिश होनी चाहिए, हिप्स की वर्जिश हम पूरी उनको चलाएं सुबह शाम। जी। और विटामिन डी क्योंकि इसमें इस महामारी में बहुत जरूरी है, हमें पता लग चुका है, एविडेंस आ चुका है, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हमें जरूर करनी चाहिए। एक बेसिक डोज कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा करनी है तो हमें पहले टेस्ट करवाना चाहिए। जी। 2000 यूनिट पर डे और 60,000 यूनिट्स पर मंथ हम बिना टेस्ट के भी ले सकते हैं। जी। इससे ज्यादा मात्रा में अगर विटामिन डी लेना है तो हमें पहले अपना टेस्ट करवाना चाहिए, उसके हिसाब से लेनी चाहिए विटामिन डी, बिकॉज इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है विटामिन डी की। ओके। और इसके साथ साथ विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गए, ये इनकी हमने रेगुलर जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो जरूर लेनी चाहिए। जी डॉक्टर हरपाल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हरपाल, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी चीज़ें जो है, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर की है। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बहुत यूजफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, एंड आई फील ऑनर्ड टू बी ऑन योर पैनल। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरपाल सिंह सैली। अगली बार किसी और डॉक्टर को हमारे साथ नारी की पेज पे जोड़ेंगे और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं कोविड को लेकर या फिर इस महामारी में जो चीज़ें आपके काम आ सके वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।